हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स लुसेंट का इतिहास वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले है भारत का इतिहास। तो चलिए इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसके नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भारत एक प्राचीन कबीलों का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय इसे क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। अंग्रेज इसे क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। पारा बदले विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। पारा बदले विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। क्या है? उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले की। एक नोट है, भारत को जनसंख्या के निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ इस प्रकार है। पहले तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, काकेशॉइड और निग्रोइड और मंगलोइड। यही 5 गो नस्ल मिलकर बने हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, निग्रोइड और मंगलोइड। आगे भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। एक तो और नोट पॉइंट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या स्टार्ट करते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मुख्यतः कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। पहला है धर्म ग्रंथ, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विवरण, उसके बाद पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। क्या क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो पहले स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। किससे? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसमें पहला है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दैवप्यान वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास को। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है? वसुदैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। क्या मानती है? अपौरुषीय। वेद 4 प्रकार का है: ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। जिस क्रम में बोले हैं उसी क्रम में याद रखना है: ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को एक साथ संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का पहला पॉइंट है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल
1028 सूक्त, 1028 सूक्त, वाल्किल्याय पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ। कितने ऋचाएँ? 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। सबसे पहले तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। आगे है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण जो कि मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय जो कि भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जो कि जंघाओं से उत्पन्न हुए तथा शूद्र जो कि चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे है, ऋग्वेद के कई परिच्छंदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। किससे है? गाय से है। नोट, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। क्या करता है? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या अंतर है वो जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जूएस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे है, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। आगे है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आइए आयुर्वेद देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। आयुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या मिलता है? आयुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। आगे है, यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यह क्या है? गद एवं पद दोनों में। यह एक ऐसा वेद है
जो गद एवं पद दोनों में। यानी कोई पूछेगा यजुर्वेद कौन सा वेद है, ऐसे यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में है। अब है सामवेद। क्या है? सामवेद। तो चलिए सामवेद देखते हैं। सामवेद, इसका पहला पॉइंट है साम। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है नोट। आयुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट है अथर्ववेद। आइए इसको देखते हैं अथर्ववेद को। इसका पहला पॉइंट है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। कितना मंत्र है? 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। कितना पद है? 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद क्या करता है? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आगे है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? समान मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अब ये देखिए पुराण है और संबंधित वंश बताते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। अवायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। आगे है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुछ देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तथा कुरु देश की समृद्धि का चित्रण मिलता है। आगे है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। क्या कहा गया? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। नोट, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्या है? सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक यानी सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है। कितना वेदांगों? 6 वेदांगों। पहला शिक्षा, उसके बाद ज्योतिष, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद काल्प, उसके बाद निरुक्त, उसके बाद छंद। इसी तरह याद रखेगा शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, काल्प, निरुक्त, छंद। आगे है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा है। कौन है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। क्या है? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। नेक्स्ट है अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। वह भी पुराण क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। आगे है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। क्या बताया गया है? स्त्री को जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को
पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। आगे है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे है स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। कौन सी स्मृति मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किसका मानक ग्रंथ है? शुंग काल का। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे है जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। आगे है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक सामशास्त्री। आगे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम पर कल्हन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्हन के द्वारा किया गया था। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। किससे है? कश्मीर के इतिहास से। आगे है अरबों की सिंह विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है? चचनामा में सुरक्षित है। आगे है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। किसका इतिहास पर? उसके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। क्या देखते हैं? विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। इसमें ए है यूनानी रोमन लेखक। कौन है? यूनानी रोमन लेखक। पहला है टेसियस। कौन है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। क्या था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे है तीसरा सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। 3 लेखक सिकंदर के साथ 3 लेखक निर्याकस, अनेसिक्रेटस तथा आस्ट्रियोबुलस। निर्याकस, अनेसिक्रेटस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्या किसके बारे में लिखा है?
मौर्युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा। डाईमेकस, उसके बाद कौन है, डाईमेकस। यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में। इसका विवरण ये मौर्य युग से संबंधित है। और डायोनेसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था, अशोक के राज दरबार में। उसके बाद है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कौन सा पुस्तक लिखी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है पिलनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे। कौन सा पुस्तक लिखी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसके बारे में विवरण मिलता है, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। उसके बाद नंबर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कहाँ, किसके यात्रा पर आया था, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। किसके बारे में जानकारी दिया, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब है बी, चीनी लेखक। कौन लेखक, चीनी लेखक। उसमें पहला है फाहियान। कौन है, फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक भारत में रहा, 14 वर्षों तक। यानी फाहियान जो थे वह 14 वर्षों तक भारत में रहे। आगे है संयुगन। कौन है, संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कितना ईस्वी में, 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। क्या की, प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट है हैनसांगा। क्या है, हैनसांगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हैनसांगा 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कितना वर्ष तक ठहरकर, 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिले स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितना देशों का विवरण मिलता है, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था, शूद्र था। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। आगे है एक नोट है, हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे, कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे है इत सिंह। क्या है, इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। कब आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। आगे सी है अरबी लेखक। कौन लेखक, अरबी लेखक। उसमें पहला है अल-बुरूनी। कौन है, अल-बुरूनी। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल उल हिंद, किताबुल उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल
तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। क्या किया था? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। आगे है अब अन्य लेखक। तो अन्य लेखक देखते हैं। तारानाथ। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन सा लेखक था? तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है मार्को पोलो। कौन है? मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारी। क्या देखते हैं? पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारी। तो चलिए इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाचकोई जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवता? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। आगे है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजूत होलियोडोरस। कौन? होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। आगे है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। कौन अभिलेख है? सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आगे है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण। कौन आक्रमण? हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कौन स्तंभ अभिलेख से? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। उस समय का शासक कौन था? भानुगुप्त था। आगे है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। क्या लिखा गया? सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। आगे है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम। कौन हम? बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आगे प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। कौन सिक्के कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है। आगे है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। आगे है समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्या होता है? समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आगे है अरिकमेडु पडुचेरी के निकट है। कहाँ है? पडुचेरी के निकट है। से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे है एक नोट है सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, उसके बाद माल्या
स्वर्णद्वीप, उसके बाद कंबोडिया यानी कम्बोज, और जावा यानी यवद्वीप से स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण अभिलेख और उस समय का शासक कौन है। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख थी। कलिंग राजा खरवेल के समय है। और जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन, शासक कौन थे, रुद्रदामन। उसके बाद नासिक का अभिलेख, समय शासक गौतमी बलश्री, कौन थे शासक, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन टू। उसके बाद मंदसौर अभिलेख जो था मालवा नरेश यशोवर्मन, उस समय के शासक कौन थे, मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आगे देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। फिर एक नोट है, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। आगे है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। कौन शैली कहलाती है, वेसर शैली कहलाती है। आगे है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में। उसके बाद है बृहस्पति मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है। एक लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में। उसके बाद लिंगराज मंदिर, कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। उसके बाद दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। इस तरह से याद रखेगा। सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर जो दोनों की खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों कहाँ है, खजुराहो में है। उसके बाद बृहस्पति मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। उसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, बृहस्पति मंदिर और लिंगराज मंदिर दोनों भुवनेश्वर में। उसके बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो यह थे फ्रेंड्स इतिहास के कुछ स्रोत। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आप लोग पहुंचता रहे।